भारतीय भाषा अभियान दिल्ली प्रांत द्वारा हिंदी पखवाड़े के अवसर पर आयोजित इस संगोष्ठी में आप सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत है। अ, इस संगोष्ठी को विधिवत प्रारंभ करने के लिए मैं संचालन के लिए आमंत्रित करता हूँ माननीय श्री कमलकांत झा जी को कि वो आए और संगोष्ठी का संचालन अपने हाथ में लें। तो कमलकांत जी। मित्रों, मैं कमलकांत झा आज के इस कार्यक्रम में, जो कि हमारी राजभाषा हिंदी को समर्पित है, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि अपनी भाषा हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था और तब से ही 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। शुरुआत में हिंदी दिवस सिर्फ एक दिन का होता था, लेकिन अब कालांतर में पहले ये हिंदी सप्ताह के रूप में मनाया जाने लगा और आजकल हम लोग हिंदी पखवाड़ा के रूप में मना रहे हैं। मेरा विश्वास है कि जिस तरह से हिंदी दिवस से हिंदी सप्ताह और हिंदी सप्ताह से हिंदी पखवाड़ा के रूप में ये हमारी राजभाषा हिंदी का सम्मान हो रहा है, एक दिन ऐसा आएगा जब सालों भर हिंदी दिवस मनाया जाएगा और सिर्फ हिंदी में ही राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार करते हुए हिंदी में ही कार्यक्रम होते रहेंगे। मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि हमारी राजभाषा हिंदी को 72 साल पूरे हो चुके हैं राजभाषा राजभाषा हिंदी को वो सम्मान और वो स्थान नहीं मिल पाया जो इसे मिलना चाहिए था। अब हमारी संस्था भारतीय भाषा अभियान, जो कि हर भाषा का सम्मान करती है, हर भाषा का सम्मान करते हुए अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी को उस स्थान तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत है जो स्थान इसे मिलना चाहिए। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जिस देश की कोई भाषा न हो, जिसकी अपनी राष्ट्रभाषा न हो, उस देश की उन्नति हो ही नहीं सकती। हमें विश्वास है और पूरी आशा के साथ ये कह सकता हूँ कि वो दिन दूर नहीं जब अपना देश सबसे आगे होगा और हमारी राष्ट्रभाषा सबके लिए मान्य होगा। हमारे भारत के चाहे उत्तर के लोग हो या दक्षिण के, पूर्व के लोग हो या पश्चिम के, अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी का सम्मान करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे और हमारे देश की उन्नति होगी। भारतीय भाषा अभियान दिल्ली प्रांत के संयोजक श्री भगवान स्वरूप शुक्ल जी से निवेदन करूंगा कि वो आज के विषय वस्तु के बारे में हम सबको बताएं, प्रस्तावना और संक्षेप में ये हम लोग का प्रयास क्या है, अब तक क्या कर पाए हैं, उसके बारे में बताएं। इससे पहले कि हमारे शुक्ल जी बोलना शुरू करें, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे शुक्ल जी आरएसएस के एक कार्यकर्ता के रूप में दिल्ली में उस टोली में शामिल थे जो टोली आर्टिकल 370 पे विचार विमर्श करती थी और इनपुट अपना दिया करती थी। इसके साथ साथ ये अधिवक्ता परिषद दिल्ली प्रांत के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और फिलहाल भारतीय भाषा अभियान में दिल्ली प्रांत का संयोजक होते हुए वो केंद्रीय समिति के सदस्य भी हैं। शुक्ल जी से मेरी मित्रता 1998 से है। हम दोनों एक साथ हाईकोर्ट में प्रैक्टिस शुरू किए थे। शुक्ल जी फिलहाल भारत सरकार के अस्थायी अधिवक्ता के रूप में पिछले 7 साल से काम कर रहे हैं और इनकी खासियत ये है कि जज साहब सुनने को तैयार हो या न हो, ये हिंदी में बहस करना शुरू कर देते हैं। जज साहब हंस के इनको सुनते हैं और इनके फेवर में ऑर्डर करते हैं। इतना ही नहीं, हमारे शुक्ल जी वंदे मातरम का पर्याय बन चुके हैं। वंदे मातरम ये कहना शुरू किए थे 7-8 साल पहले, जब जो मिलता था इनसे ये वंदे मातरम कहते थे। पहले लोग इनको अवॉइड करते थे, इनकी बात सुनते नहीं थे, बाद में हंसते थे, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अपनी इच्छा शक्ति को कम नहीं होने दिया, सबको वंदे मातरम कहा करते थे। आज के डेट में ये हो गया है कि ये कुछ बोलो या न बोले, लोग इन्हीं कहते हैं वंदे मातरम। तो आजकल हमारे शुक्ल जी वंदे मातरम के पर्याय बन चुके हैं। ऐसे हैं हमारे शुक्ल जी, और आज के विषय वस्तु को अच्छी तरह से समझाने के लिए इनसे अच्छा उपयुक्त व्यक्ति कोई हो नहीं सकता। इसलिए मैं अपने मित्र श्री भगवान स्वरूप शुक्ल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के विषय के बारे में
हम अतिथियों को बताएं, हमारे अतिथियों को बताएं और दर्शकों को भी बताएं। श्रीमान शुक्ल जी। वंदे मातरम। वंदे मातरम। मित्रों, आज हिंदी पखवाड़ा दिवस के इस अवसर पर भारतीय भाषा अभियान कार्यक्रम में अपना अमूल्य समय देने वाले हमारे विशिष्ट अतिथि बड़े भाई चेतन शर्मा जी, मुख्य अतिथि श्रीमान संतोष शुक्ल जी और हमारे भारतीय भाषा अभियान के मार्गदर्शक अशोक मेहता जी, मित्रों, और हमारे इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में उपस्थित भारतीय भाषा अभियान के अहर्निश भाषा में रत रहने वाले कार्यकर्ता बंधु एवं बहन। आज भारतीय भाषा अभियान जिस स्थिति में है, यह संस्कृति शिक्षा उत्थान न्यास के एक आयाम के रूप में 2012 से अपनी यात्रा प्रारंभ की और विगत 9 वर्षों में जिस ऊंचाई को प्राप्त किए हैं, उसका प्रतिफल है आज देश का वरिष्ठ संवैधानिक संस्थान महिम राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, उपराष्ट्रपति जी, देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा के अध्यक्ष, कई राज्यों के राज्यपाल आज इस बात पर जोर देना प्रारंभ कर दिए हैं कि भारतीय भाषाओं की उन्नति के बिना राष्ट्र की प्रगति उस शिखर तक नहीं पहुंच सकती जिस शिखर की अपेक्षा पूरा विश्व करता है। इस कार्य में भारतीय भाषा अभियान का ये जो पड़ाव हमने प्राप्त किया है, यूनेस्को की 7वीं भाषा हिंदी है, विश्व के 20% लोग हिंदी बोलते हैं, फिर भी इस पड़ाव पर पहुंच करके अभी हमें संतोष करने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि अभी हमारी यात्रा काफी लंबी है और इस लंबी यात्रा को प्राप्त करने के लिए भारतीय भाषा अभियान का जो लक्ष्य है कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं, वे सब हमारी राष्ट्रीय भाषा हैं और इन राष्ट्रीय भाषाओं की उन्नति के बगैर देश की उन्नति संभव नहीं है। इसलिए देश के उत्कर्ष के लिए, देश के विकास के लिए भारतीय भाषाओं का विकास बहुत ही आवश्यक है। मित्रों, जब भाषा के प्रयोग की बहुलता होती है तो हमारी संस्कृति विश्व स्तर पर भारत विश्व गुरु बनता है और जब हम अपने भाषा का प्रयोग कम करते हैं, दूसरी भाषा का प्रयोग प्रारंभ होता है, तो भाषा के साथ उस भाषा की संस्कृति भी आती है, जैसा कि आज हम सामान्य परिवेश में देख रहे हैं। इसलिए आवश्यक है कि भारतीय भाषा अभियान का जो लक्ष्य है कि राष्ट्रभाषा हिंदी को प्राप्त करना, प्रश्न उठता है कि संविधान में राष्ट्रभाषा नहीं है, संविधान में तो राष्ट्र शब्द भी नहीं है। बहुत गौर करने का विषय है, हम सब प्रबुद्ध वर्ग हैं, पूरे संविधान में एक भी शब्द राष्ट्र करके ऐसा अलग से नहीं है। राष्ट्रपति होगा, राष्ट्र गान होगा, सारी चीजें होगी, राष्ट्रध्वज होगा, राष्ट्र नहीं है, भारत संघ है। भारत संघ की भाषा हिंदी अनुच्छेद 343 में घोषित है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें बहुत कुछ कार्य करना है। इस कार्य को करने के लिए हमारे पास जो माध्यम है वो 3 हैं: मातृभाषा, राजकीय भाषा और भारत संघ की भाषा। और भारत संघ की भाषा भारत की जनभाषा बने और यही जनभाषा भारत की राष्ट्रभाषा हो,
इस प्रयास के साथ भारतीय भाषा अभियान अपने मार्ग में सतत अग्रसर है। अब प्रश्न उठता है कि इस पड़ाव पर पहुंचकर हमें आगे क्या करना है। किसी भी कार्य को करने के लिए हम दो प्रकार के तंत्र का प्रयोग करते हैं। पहला तो स्वयं और दूसरा समूह के माध्यम से। स्वयं के माध्यम से अपना हस्ताक्षर, अपना पत्राचार्य, अपना फाइल का कवर, अपना बोली, अपना भाषा, अपने घर में दी जाने वाली शिक्षा, अपने पठन पाठन की प्रतिदिन की सामग्री, अपना लेखन कार्य, अपना उद्बोधन कार्य अगर हम मातृभाषा में कर रहे हैं, राजकीय भाषा में कर रहे हैं अथवा भारत संघ की भाषा में कर रहे हैं या किसी अन्य भाषा में कर रहे हैं, अगर हम प्रथम 3 भाषा में अपना कार्य कर रहे हैं तो यह कार्य भारतीय भाषा अभियान का कार्य है। और इस कार्य को करते हुए एक हमारा उद्घोष है, प्रारंभ मातृभाषा, गंतव्य राष्ट्रभाषा। मित्रों, हर व्यक्ति, देश का 98% जनसंख्या मातृभाषा, राजकीय भाषा और भारत संघ की भाषा में कार्य करती है। 2% लोग जो परकीय भाषा में कार्य करते हैं, उसमें से भी 1/4 लोग स्वयं करते हैं, आधा लोग कट पेस्ट करते हैं और शेष बचे लोग सिर्फ अप डाउन करते हैं। यहाँ का सामान वहां, यहाँ की ब्रीफिंग वहां और अपना काम चलते हैं। बंधुओं, इस आधार पर राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। इसलिए हमें मातृभाषा, राजकीय भाषा और भारत संघ की भाषा में काम करना होगा। ये प्रथम आधार है। दूसरा आधार है समूह। हम समूह में भारतीय भाषा अभियान के नाते, एक संगठन के नाते हम क्या कार्य कर सकते हैं। मित्रों, देश के संविधान में 3 प्रमुख अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। ये देखने का प्रश्न है, ये अध्ययन करने का प्रश्न है, ये लागू करवाने का प्रश्न है कि क्या वहां मातृभाषा में तो संभव नहीं है, क्योंकि मातृभाषा सबकी अपनी अपनी भाषा है, लेकिन क्या कार्यपालिका का कार्य वहां के राज्य के राजकीय भाषा में हो रहा है क्या? भारत संघ की भाषा में हो रहा है क्या? प्रशासन का कार्य, प्रशासनिक अधिकारी क्या राजकीय भाषा और भारत संघ की भाषा में कार्य कर रहे हैं क्या? अगर नहीं कर रहे हैं तो यह काम वासडाक का, अपना भारतीय भाषा अभियान के कार्यकर्ताओं का कार्य है और ये विधि सम्मत है कि वे राजकीय भाषा और भारत संघ की भाषा में कार्य करें। इस पर हमें काम करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से भारत की विधायिका, भारत में संसद में हो या विधानमंडल में हो, विधि निर्माण प्रक्रिया राजकीय भाषा में हो रहा है या भारत संघ की भाषा में हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो इसको करवाना, ये हमारा काम है। करवाने के लिए प्रेरित करना, उनको प्रेरणा देना। तीसरा, न्यायालय। न्यायालय की भाषा में भारत संघ की भाषा और राज्य में राजकीय भाषा का प्रयोग हो रहा है क्या? अगर नहीं हो रहा है तो यह कार्य भी हमें करना है। यह कार्य करने के लिए विशेष रूप से न्यायालय में यह अड़चन आती है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा तो अंग्रेजी है। बंधु, ठीक है, कुछ अपवाद सहित आप हिंदी का प्रयोग कर सकते हैं, राजकीय भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। और कभी कभी जज प्रश्न उठाते हैं, भाई हमें हमारा हाथ बंधा हुआ है, हम कैसे काम करें? तो उनको आप एडवाइस देते हैं, बीइंग ए काउंसिल, लीगल पर्सनालिटी, आप कर सकते हैं कि साहब ठीक है, पर्टिकुलर अनुच्छेद में यह व्यवस्था नहीं है, लेकिन 343 जो कि संपूर्ण प्राविधान है, इसमें प्रोविजो नहीं है और संपूर्ण प्राविधान के तहत एक प्रश्न उनसे किया जा सकता है, क्या भारत की न्यायपालिका, भारत की विधायिका, भारत की कार्यपालिका भारत संघ का भाग है कि नहीं है? अगर भारत संघ का भाग भारत की न्यायपालिका है तो वो किसी भी रूप में भारत संघ की भाषा को प्रयोग करने से अगर तनिक भी
नैतिक उत्तरदायित्व समझेंगे, वैधानिक उत्तरदायित्व समझेंगे और इस मिट्टी को अपने को समझेंगे तो कभी भी ना नहीं करेंगे। बंधुओं, यह कार्य मैं स्वयं करता हूं, इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय भाषा अभियान के हमारे साथी यह बात बोलने के लिए मुझे प्रेरित करते हैं और बात सत्य है। आज मैं 2014 से मैं भारत सरकार का वकील हूं, लेकिन यह कहते हुए मुझे गर्व होगा कि मैंने अंग्रेजी में लिखी हुई ड्राफ्टिंग को तो चेक किया है, उनकी गलतियों का सुधार तो किया है, उनके कमेंट में करेक्शन करके भेजा है और ड्राफ्टिंग होकर के आई है, लेकिन आज तक हमने एक पेज भी अंग्रेजी लिखी नहीं है। और पिछले 7 साल से मैं स्टैंडिंग काउंसिल हूं और कार्य इस गति से कर रहा हूं कि किसी भी न्यायालय ने अभी आज तक प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया। तो हमारे विल पावर का विषय है, हम स्वयं और समूह के माध्यम से भारत के गौरव को बढ़ाएं और जनता को जनता की भाषा में न्याय दिलवाने का, जनता को जनता की भाषा में शिक्षा दिलाने का, जनता को जनता की भाषा में प्रशासनिक कार्य कराने का और जनता की भाषा में विधि निर्माण करने का, जो ये महती कार्य भारतीय भाषा अभियान ने अपने जिम्मे रखा है, हम इसको पूर्ण करके रहेंगे। आइए आज के इस अवसर पर हम आप सभी बंधुओं का, सभी बहनों का, सभी अतिथियों का आह्वान करते हैं। बंधुओं, यह भारतीय भाषा अभियान का जो कार्य है, ये 98% भारतवासियों को वाणी दिलाने का कार्य है। पिछले 75 वर्ष से हम गूंगे हो गए हैं। हमारे प्रतिभा का ज्ञान तो है हमें, लेकिन उसका उत्कर्ष नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से हम हमारी भाषा को न्याय नहीं दिलवा पा रहे हैं और उस भाषा में छिपी हुई संस्कृति को हम बाहर नहीं ला पा रहे हैं, विश्व पटल पर नहीं पा रहे हैं। उस भाषा में छिपी हुई प्रतिभा को राष्ट्र के विकास में उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आइए भारतीय भाषा अभियान के इस हवन कुंड में आप जैसे प्रबुद्ध कार्यकर्ताओं का सेवा रूपी कुंड में आपका हवन करें और स्वयं भारतीय भाषाओं का प्रयोग करें, स्वयं समूह के रूप में भारतीय भाषाओं का प्रयोग सुनिश्चित कराकर भारत के राष्ट्र के गौरव को प्रकट करने का ये संकल्प लें। इस अवसर पर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी। इससे अच्छा परिचय आज के विषय का नहीं हो सकता था। आपकी बातों से 2-3 बातों का स्पष्ट होना जरूरी हो गया कि जब तक अपनी राष्ट्रभाषा उन्नति नहीं करेगी, देश उन्नति नहीं कर सकता। महात्मा गांधी जी के शब्द में राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय व्यवहार में हिंदी को काम में लाना देश की शीघ्र उन्नति के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए गांधी जी ने 1918 में ही एक समिति का गठन किया था जो दक्षिणी भारत में हिंदी का प्रचार प्रसार करे। अनफॉर्चुनेटली गांधी जी नहीं रहे जब संविधान सभा में बहस चल रही थी और उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि संविधान सभा में राजभाषा को लेकर आपस में तानातनी हुई। लास्ट में जाके 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिली।